चाल चलो, बंजारन को ला रहे हैं। आज सच सामने आएगा। बंजारन बाहर निकाल। तभी मुंह खुलेगा, पता चलेगा ये शैतान है कौन। तेरे जैसी औरत का जिंदा रहना पूरे गांव के लिए हानिकारक है। तेरे 5 बच्चे हैं, पता? हमारी माँ को छोड़ दो माँ। मैं तुम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को जाने दो, वरना जला के राख कर दूंगी। मेरे हाथों से कोई बच नहीं पाएगा। मुझे मार भी दोगे, फिर भी मैं वापस आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी देख लूंगा ये क्या करेगी। टैंक को जला दो। ये क्या है? ये तो वही निशान। मोहन, सबसे पहले इसकी हाथ में वो जो निशान है उसको जला। हम इंतजार करेंगे। मालिक, ये मर गई, अब क्या करूं? इसको बरगद पेड़ के पीछे उस कुएं में फेंक दो और कुएं को ढक दो। फिर क्या हुआ? बंजारन की मौत के बाद हर एक अमावस्या में किसी न किसी की मौत होने लगी। मौत? कैसे? ये कोई मामूली मौत नहीं थी, ना कोई खून, ना कोई मारपीट, शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीधे शरीर से आत्मा निकाल ली हो। इसीलिए मैं बार बार तुम लोग को मना कर रहा था कि यहाँ पे मत आओ। अरे छलावा, हमको डराओ मत ऐसे, हम बड़े हो गए हैं यार। ये चुड़ैल डायन ये सब भरम है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। अरे तुम लोग ये सब छोड़ो। छलावा, वो तुम कुछ बोल रहे थे वशीकरण खंडहर, वहाँ हमको लेके चलो ना। वशीकरण खंडहर में हम नहीं जा सकते, वो एक शापित जगह है। बंजारन की आत्मा को कब्जा करने के लिए वहाँ पे पूजा करके उसकी आत्मा को बंद किया गया था। चलो ना यार, घूम के आते हैं। अच्छा ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे उधर। ठीक है। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कितनी शांत है। यार निकलते हैं। एक गेम खेलते हैं, वशीकरण का खेल, जैसे हम कॉलेज में खेलते थे। अरे छोड़ ना ध्रुव, ऐसे नहीं करते हैं, शाम भी हो गई है। चलो यहाँ से अब। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है क्या?
अनन्या कहाँ गई? अनन्या, अनन्या, किधर हो? हम निकल रहे हैं। ध्रुव, विकी, यहाँ से निकलना पड़ेगा। रात होने वाली है। मेरे घर चलो, रास्ते में ढूंढते हैं। अनन्या, अनन्या, इसके अंदर 2 आत्माएं हैं। 2 आत्माएं? क्या बंजारन अब अनन्या के अंदर है? हे भगवान, ये तो वही निशान है जो बंजारन के हाथ में था। कल अनन्या के साथ जो हुआ, वैद्य जी ने बताया मुझे। सच सच बताओ, उस मनहूस जगह तो नहीं गए थे? वो कुआं और वशीकरण खंडहर दोनों शापित हैं। हो सकता है वहां की ऊर्जा ने अनन्या को प्रभावित किया हो। वो हुआ ये था कि वो देखो बंजारन का निशान, वो डायन लौट आई है। पंडित जी, पंडित जी, वो निशान फिर से दिखाई दिया रघु भैया के घर में। तुम लोग को पता भी है तुमने क्या किया है? अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये शहर के लोगों की आने की वजह से आज ये सब हो रहा है। निकालो इन सबको यहाँ से। हम इस गांव से नहीं जाएंगे दादी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तुम बच्चे यहाँ रह सकते। मैं छोटे ठाकुर के लोगों को बोल दूंगा कि वशीकरण खंडर और कुएं के आसपास अमावस्या तक पहरा दिया जाए। आज रात हम उस मनहूस जगह पे जाएंगे, देख के आएंगे कि ऐसा क्या है वहां। क्यों वो बंजारन अनन्या के पीछे पड़ी है? ये सच हमको जानना ही है। ये सही नहीं है। बंजारन का खौफ तो है ही, और वहां छोटे ठाकुर के लोग भी पहरा दे रहे हैं। तुम डर रहे हो तो मत आओ। मैं और ध्रुव हम दोनों ही जाएंगे। गुस्सा मत करो विकी, छलावा हमारी भलाई के लिए ही बोल रहा है। छलावा भी जाएगा हमारे साथ। मैं वापस आ गई हूँ। ये तो मर गया। मूर्ख, अपनी जान की परवाह है तो भाग जा यहाँ से। आज मैं गांव से किसी को मार कर ही जाऊंगी।
घोर अमंगल। आज रात पाली गांव में कुछ अनर्थ होने वाला है। पंडित जी, चौकीदार वो मर चुका है। हम कुछ नहीं कर पाए। अनन्या किधर है? अनन्या को बुखार है, वो सुबह से बिस्तर पे पड़ी हुई है। अगर बंजारन को अपनी शक्ति वापस मिल गई तो अनन्या भी नहीं बचेगी। जय मां काली, रक्षा करना मां। मेरे बच्चे किधर है पंडित जी? वापस चली जाओ बेटी, गांव वालों को माफ कर दो। आजा पंडित, आज मैं तुझे मुक्ति दिलाती हूँ। मेरे साथ जो गलत हुआ था उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। मुझे रोकना नामुमकिन है। बंजारन किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम लोग अनन्या को इस कमरे में बंद कर दो। सब मेरे साथ मंदिर चलो। एक मौत हो चुकी है, कुछ तो अनन्या के साथ बंजारन का नाता है, जिसके लिए उसने अनन्या के शरीर को चुना। पंडित जी, छोटे ठाकुर की पत्नी नहीं रही। उसकी हालत भी गौशाला वाली औरत की जैसी थी, और उसकी बगल में वो निशान। बंजारन एक निर्दोष औरत थी और बदला लेने के लिए वो सब निर्दोष महिलाओं को मार रही है। अमावस की अगली सुबह पाली गांव का हर एक निवासी रघु के घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि सुमेर या पुजारी जी आए तो रघु के घर के करीब जाए, क्योंकि सबको रघु के घर के नजदीक जाने में डर लग रहा था। तभी सुमेर का एक नौकर वहां आया और बोला, चलो सब, छोटे मालिक ने सबको कुएं के पास बुलाया है, क्योंकि वहां एक लाश मिली है। क्या लाश? हे भगवान, मतलब रघु मारा गया? गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। एक औरत बोली, मतलब वो बंजारन सच में वापस आ गई है। दूसरी औरत बोली, चलो पहले रघु के घर, बेचारी बिंदिया को देखो, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, बेचारी अब किसके सहारे जिएगी। इतना कहकर कुछ लोग रघु का दरवाजा पीटने लगे, लेकिन दरवाजे को छूते ही दरवाजा खुल गया, और जब सब भीतर गए तो देखा रघु अपनी बेटी के पास जमीन पर बैठा दीवार के सहारे सर टिकाए आंख बंद किए सो रहा था। उसे देखते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, अरे रघु तो ये रहा। रघु को जैसे ही आभास हुआ कि उसके घर लोग घुस आए हैं तो वो हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे बिंदिया आ गई है, लेकिन सबको अपने घर पर देख बौखलाहट के साथ बोला, अरे आप लोग सब मेरे घर में? क्या बात है? अरे रघु, तू तो जिंदा है, तो वो लाश किसकी है जो कुएं के पास मिली है? गांव वालों में से कोई बोला, जिसे सुनकर रघु की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई, और वो बात को समझने की कोशिश करता हुआ बोला, लाश? किसकी लाश? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इतने में सुमेर का वो नौकर भी भीतर आ गया और बोला, अरे तुम लोग मेरी बात तो सुनो, लाश मिली जरूर है, लेकिन वो किसी मर्द की नहीं बल्कि किसी औरत की है। औरत की लाश का सुनते ही रघु का दिल धक से रह गया और वो घबरा कर बोला, किसी ने मेरी बिंदिया को देखा है क्या? वो आधी रात को वैद्य जी को बुलाने गई थी, अब तक लौटी नहीं है, किसी ने उसे देखा है क्या? रघु की बात पर सब उसका मुंह देखने लगे और कोई बोला, नहीं, बिंदिया बाहर तो नहीं है, और वो बाहर कैसे जा सकती है?
कल तो सरपंच साहब के आदमी खड़े थे। रघु का मन किसी आशंका से भर उठा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बेतहाशा वहां से भागा और गांव की भीड़ उसके पीछे भागी, क्योंकि सबको जानने की जल्दी थी कि आखिर बिंदिया कहाँ है और ये लाश किसकी है। थोड़ी देर में सब लोग कुएं के पास पहुंच चुके थे, जहां सबसे आगे सुमेर अपने लोगों के साथ खड़ा था और कुछ गांव के लोग उसके साथ ही खड़े थे, जिनका घर कुएं के नजदीक था। सबने देखा कुएं के पास एक लाश पड़ी है। रघु ने देखा कि उस औरत की लाश औंधे मुंह पड़ी थी, जिससे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके कपड़े को देखते ही रघु पहचान गया कि उसकी पत्नी बिंदिया के कपड़े हैं। और अपनी पत्नी को देखते ही रघु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। रघु की हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जान का खतरा तो रघु को था, फिर उसकी पत्नी बिंदिया कैसे। सुमेर ने रघु के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, हिम्मत रखो रघु। सुमेर की बात सुनकर रघु रोते हुए बोला, ये क्या हो गया मालिक, वो तो मुझे मारने वाली थी, बिंदिया को क्यों ले गई वो चुड़ैल। सुमेर ने पूछा, रघु मैंने तुम्हारे घर के बाहर अपने लोगों को तैनात कर रखा था, फिर क्यों तुमने बिंदिया को बाहर जाने दिया। मालिक बिंदिया तो इसलिए घर से निकली क्योंकि आधी रात को अचानक मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो तो वैद्य जी के पास दवा लेने गई थी। उसके बाद बिंदिया की राह देखते देखते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। इतना कहकर रघु बिंदिया की लाश के सामने ढेर हो गया। गांव वालों ने जब इन दोनों की सारी बातें सुनी तो सब हैरानी से आपस में बातें करने लगे। उनमें जो सबसे बुजुर्ग था, जो 25 साल पहले भी बंजारन के तांडव को देख चुका था, उसने कहा, छल, ये सब छल है। पुजारी जी ने कहा था कि वो तरह तरह के छल करेगी और तुम लोग उसके छल में फंस गए। रघु बस रोता रहा। बिंदिया कितना मना किया था तुझे, मत जा बाहर, मुझे जाने दे, लेकिन तू नहीं मानी। अब हमारा क्या होगा, हमारी बिटिया किसके सहारे पलेगी। रघु के इस तरह रोने से सबके मन में दुख उमड़ रहा था, लेकिन दुख के साथ साथ सबके मन में यह सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला बिंदिया की जान कैसे जा सकती है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि घर के मुखिया के अलावा किसी की जान गई हो। फिर इस बार ऐसा कैसे हो गया। सुमेर खुद इस बात से बहुत चिंतित था। सुमेर ने एक बार पूरे गांव की भीड़ पर नजर डाली और जब उसने देखा लगभग पूरा गांव उमड़ आया है, लेकिन पुजारी जी का कहीं पता नहीं है, तो उसने अपने खास आदमी महादेव से पूछा, अरे महादेव, पुजारी जी नहीं आए। महादेव ने नाम में गर्दन हिला दी और बोला, अभी बुला लाते हैं। इतना कहकर महादेव पंडित जी को देखने के लिए जाने लगा। इतने में सामने से पुजारी जी आते दिखे। पुजारी जी को देखकर सबकी आंखों में आस की किरण जगमगाती नजर आई। सबको लगने लगा कि अब पुजारी जी सब ठीक कर देंगे। सुमेर ने जैसे ही पुजारी जी को आते देखा, वो जल्दी से पुजारी जी के पास गया, लेकिन पुजारी जी तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्होंने ना तो सुमेर को देखा, ना ही किसी गांव वाले को। वो चुपचाप कहीं खोए हुए से कदमों से आगे बढ़ते रहे। पुजारी जी की हालत भी बहुत अस्त व्यस्त थी। उनके कपड़े हर जगह से गंदे थे, उन पर मिट्टी लगी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत ही थके लग रहे थे क्योंकि वो रात भर नहीं सोए थे। उन्हें देखकर सुमेर बहुत परेशान हो गया और उसने फिक्र से कहा, प्रणाम पुजारी जी। लेकिन पुजारी जी ने उसके प्रणाम का भी कोई जवाब नहीं दिया। सुमेर ने उनके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, पुजारी जी कहाँ खोए हुए हैं, मैंने कहा प्रणाम। सुमेर के छूने से पुजारी जी जैसे नींद से जागे हो और उन्होंने जब सुमेर की तरफ देखा तो कहा, हाँ हाँ सुमेर बाबू, प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। सुमेर ने पूछा, क्या बात है पुजारी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पुजारी जी ने बेबस नजरों से सुमेर की तरफ देखा और बोले, मैं कुछ नहीं कर सका सुमेर बाबू, मैं कुछ न कर सका। तब तक रघु पुजारी जी के पैर पकड़कर रोने लगा था और रोते रोते बोला, ये क्या हो गया पुजारी जी, वो बला तो मेरे सर पर थी,
तो वो मेरी बिंदिया को क्यों ले गई? वो क्यों अनाथ कर गई मेरी बिटिया को? अब मैं क्या करूं पुजारी जी, अब मैं क्या करूं? रघु के इस तरह विलाप से पुजारी जी विचलित हो गए और उन्होंने रघु को उठाया और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, सब्र से काम ले रघु, सब्र से काम ले। हम सब भी यही समझ रहे थे कि वो तेरे लिए विपत्ति है, लेकिन हम गलत थे। अब तू मुझे कल रात की एक एक घटना के बारे में बता कि हमारे जाने के बाद क्या हुआ। पुजारी जी के पूछने पर रघु ने कल रात की सारी घटना की जानकारी पुजारी जी को दे दी, जिसे सुनकर पुजारी जी धम से जमीन पर बैठ गए और गहरी आवाज में बोले, अब तय हो गया है, वो बंजारन आजाद हो गई है और वो इस बार बहुत गुस्से में है। सुमेर ने हैरानी से पूछा, क्या बात कर रहे हैं पुजारी जी? हाँ, इस बार वो मुसीबत पहले से कई गुना ज्यादा कहर बरसाएगी सुमेर बाबू, क्योंकि सालों पहले तो वो सिर्फ आदमियों को अपने कहर का शिकार बना रही थी। तब हम ये मान रहे थे कि उसकी जल समाधि के लिए वो इस गांव के आदमियों को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन उसने अपने क्रोध का शिकार उस लाचार औरत बिंदिया को बनाया। इसका साफ मतलब है कि इस बार वो कोई लिहाज नहीं करेगी। इस बार बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक कोई सुरक्षित नहीं है। वो पूरे गांव से बदला लेगी। पुजारी जी की बात से सबके मारे डर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। सब के सब बिंदिया की लाश को देख रहे थे। सुमेर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, अरे पुजारी जी, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बिंदिया की हत्या कर दी हो। ये सुनते ही पुजारी जी तुरंत बोले, सुमेर बाबू गौर से देखिए इस बिंदिया की लाश को। खून की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना ही गले में किसी तरह का निशान दिखाई दे रहा है। हत्या का एक भी निशान है नहीं ना? सुमेर सिंह एक बार गौर से बिंदिया की लाश को देखता है। वाकई में उसे हत्या या किसी भी प्रकार की जबरदस्ती का कोई निशान दिखाई नहीं देता है। पुजारी जी फिर कहते हैं, सुमेर बाबू, ये बंजारन है और वो जिसको मारती है उसका शरीर बिंदिया की तरह काला पड़ जाता है। उसके शरीर से नाखून गायब हो जाते हैं और सर के बाल देखो आप, कटे हुए हैं। जब भी बंजारन किसी को मारती है उसकी लाश उल्टी ही रहती है, क्योंकि वो मारने के बाद उसके बाल काटती है। सुमेर बिंदिया की लाश को देखते हुए बोला, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूं। दूसरी तरफ विक्की के घर पर विक्की और ध्रुव हाथ में चाय का कप लिए किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे और जुल्मी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। ध्रुव ने जुल्मी की तरफ देखा और बोला, ये धरती का इंसान नहीं लगता मुझे। विक्की हंसते हुए बोला, क्यों, ये तेरे हर सवाल का जवाब बड़ी हाजिर जवाबी से देता है इसलिए? विक्की के ऐसा कहने पर ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। तब तक अनन्या उनके कमरे में आई और बोली, गाइस चलो, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अनन्या को इस तरह देख दोनों हैरान थे और विक्की ने हैरानी से पूछा, अनन्या तू ठीक है? अनन्या मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तुम दोनों भी चलो और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। इतने में जुल्मी की आंखें भी खुल चुकी थी और आंखें खुलने के साथ ही उसकी नजर सबसे पहले अनन्या पर पड़ी और जुल्मी अनन्या को आंखें फाड़कर देखता हुआ बोला, हमारी अम्मा कहती थी हमारे लिए तो कोई विदेशी मेम ही बनी है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो मेम खुद हमको ढूंढते हुए हमारे पास आ जाएगी। क्या? जुल्मी की इन बातों पर अनन्या मुंह बनाते हुए जुल्मी को सर से पैर तक घूरने के बाद ध्रुव से बोली, कौन है ये नमूना और ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन ध्रुव से पहले विक्की हंसता हुआ बोला, ये है जुल्मी, अपने ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड। क्यों ध्रुव? अनन्या जुल्मी को घूर कर देखने लगी और जुल्मी वहीं पड़ी अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, हम हैं ही बेस्टम बेस्ट। वैसे गोरी मैडम जी, आपका नाम क्या है? जुल्मी की इस बात पर विक्की हंसता हुआ बोला, जुल्मी, माना हमारी अनन्या बहुत गोरी चिट्टी है, लेकिन भाई तू गोरी मैडम मत बोल, ऐसा लगता है किसी अंग्रेजन को बुला रहा है। विक्की अभी बोल ही रहा था कि जुल्मी चिढ़ता हुआ बोला, देख नहीं रहे हैं दो समझदार लोग, मैं और ये मैडम जब बात कर रहे हैं तो बीच में ज्ञान क्यों पेल रहे हैं? अरे बुद्धू समझते हैं क्या कि गोरी मैम देखे तो लट्टू हो जाएंगे? ऐसे ऐसे बहुत लड़कियों से चक्कर चला चुके हैं। इतना कहकर जुल्मी अनन्या को बड़े प्यार से निहारने लगा और विक्की मजे लेते हुए बोला, ओ भाई, ध्रुव यहाँ आते ही तेरा एक सौतन भी बन गया, संभल कर रहना।
विकी की इस बात पर ध्रुव उसे घूरने लगा और अनन्या जुल्मी की तरफ नाक सिकोड़कर ध्रुव से बोली, तुम लोग जल्दी आओ। और जाते जाते विकी के कान में बुदबुदाते हुए गई, इस नमूने को जल्दी चलता करो यहां से, वरना मैं अप्सरा से यमदूत बन जाऊंगी। कितना प्यारा बोलती है। जुल्मी जाती अनन्या को देखकर शर्माते हुए बोला। ध्रुव जुल्मी के हाथ में उसका फूल पत्ते प्रिंट वाला पैंट पकड़ाता हुआ बोला, तुम्हारे हैंडसम फेस और हेयर स्टाइल पर वो तुम पर लगभग फिदा हो गई थी। अगर तुम अपना ये स्टाइलिश पैंट पहन लेते तो बात बस बन ही जाती। ध्रुव के इतना कहते ही जुल्मी ने जल्दी से नीचे देखा और उसने सिर्फ बड़े बड़े चेक वाले कच्छे पहने थे जिसका नाड़ा उसके घुटने को छू रहा था। जुल्मी ने जल्दी से अपना पैंट लिया और रुआसी आवाज में बोला, अब तो चिड़िया खेत चुग गई भैया, अब क्या फायदा बताकर। इतना कहता हुआ जुल्मी वहां से भागा और ध्रुव और विकी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। इतने में उन्हें बाहर से छलावा की चिल्लाने की आवाज आई, जो चिल्ला चिल्ला कर इन दोनों को बुला रहा था। ध्रुव और विकी जल्दी से बाहर पहुंचे। तब तक जुल्मी भी पैंट पहनकर बाहर आ चुका था और अनन्या भी वहीं खड़ी थी। ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम बाहर से किधर से आ रहे हो? हमें तो लगा तुम दूसरे कमरे में सो रहे होगे। छलावा ध्रुव के सवालों को नजरअंदाज करते हुए बोला, वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। तुम लोग अपना सामान लो और भागो यहां से जितनी जल्दी हो सके। क्या? लेकिन क्यों? हुआ क्या? हमने क्या किया? अब ये सारे सवाल एक साथ पूछ बैठा ध्रुव और छलावा अपनी उखड़ी सांसों को समेटता हुआ बोला, लाश मिली है कुएं के पास। छलावा की इस बात पर विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले, क्या मतलब रघु सच में मर गया? छलावा इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं रघु नहीं, रघु की पत्नी बिंदिया की लाश मिली है कुएं के पास, और अब सब तुम लोगों से और मुझसे भी बहुत नाराज है। छोटे ठाकुर ने अपने लोगों को भेजा है हम लोगों को लाने के लिए, इसलिए तुम लोग भागो। छलावा की कोई भी बात किसी को सही से समझ नहीं आ रही थी। अंत में अनन्या ने पूछा, लेकिन हम क्यों भागे? मुसीबत तो तुम्हारे सर भी है ना, अगर हम चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? छलावा समझाता हुआ बोला, देखो तुम लोग यहाँ के नहीं हो और ये गांव भी मेरा घर है और यही मेरा परिवार, मैं इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? और तुम लोग समय से निकल गए तो जो भी होगा मेरे साथ होगा, वो सब मैं देख लूंगा। छलावा की इन बातों से ध्रुव और विकी आगे आकर छलावा को गले से लगाकर बोले, यार अब तक हमारे बीच जो लड़ाई झगड़े हुए वो अलग बात है, लेकिन तू हमारा दोस्त है और ये सब प्रॉब्लम तुझे हमारी वजह से हो रही है और हम तुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब जो होगा साथ में देखेंगे। ध्रुव की इन बातों से छलावा भावुक होकर बोला, आज तक किसी ने मुझे अनाथ से इतना अपनापन नहीं दिखाया। जुल्मी जो कि इन लोगों की बात चुपचाप देख रहा था, झूठ मूठ के आंसू पोंछता हुआ बोला, आई हेट टीयर रे पिंपल्स। उनकी इस बात से अनन्या ने उसे घूरा, जिस पर विकी अनन्या के कान में बोला, ब्रिटिश के बाद एक यही अंग्रेज बचा है देश में, वैसे ये पिंपल्स कहना चाहता है। और फिर मजाक उड़ाते हुए जुल्मी से बोला, आई हेट टीयर्स पुष्पा था जुल्मी, पिंपल्स नहीं। पिंपल उसे कहते हैं जो तेरे चांद से रोशन चेहरे पर भर भर के हैं। और इससे पहले जुल्मी कुछ बोलता, सुमेर का खास आदमी महादेव और मनवा अपने कुछ साथियों को लेकर वहां आ गया था और आते ही कड़ी आवाज में बोला, तुम सब चलो जल्दी कुएं पर, छोटे मालिक ने लाने को कहा है और पुलिस भी आती ही होगी। सुमेर तक तो ठीक था, लेकिन पुलिस के नाम से इन सबके होश उड़ गए थे। ध्रुव ने जैसे ही सुना कि रघु की पत्नी बिंदिया की मौत हो गई है और गांव में पुलिस आ रही है, उसने हैरानी से छलावा से कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। लेकिन छलावा के कुछ बोलने से पहले अनन्या बोली, ये क्या क्या हो रहा है इस गांव में? अब किसी मासूम की जान चली गई है। मुझे लगता है हमें तुरंत वहां जाके देखना चाहिए, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर अनन्या वहां से जाने लगी और जुल्मी ने एक बार इन तीनों लड़कों को देखा, फिर अनन्या के पीछे भागता हुआ ऊंची आवाज में बोला, कितने निर्दयी हैं आप लोग, और एक गोरी मैम जी हैं नरम दिल। अनन्या जी रुकिए जरा, कोई आपके साथ आए ना आए, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। अनन्या उसकी इस बात पर चिढ़ती हुई बोली, मुंह बंद करके चलो फिर। छलावा ने महादेव और मनवा से कहा, हम आपके साथ आते हैं भैया, चलिए। और सब कुएं की तरफ बढ़ गए।
लेकिन रास्ते भर ध्रुव उलझन में रहा कि अब क्या होगा। ये सब होगा किसी ने सोचा नहीं था। विकी ने नर्वस होकर पूछा, ध्रुव अब हम क्या करेंगे भाई? पुलिस कोर्ट के चक्कर में अगर फंस गए तो बस सब खत्म। और मैं माँ को क्या जवाब दूंगा कि उनके लाख मना करने के बाद भी मैं पाली लौटा। ये सब करने के लिए आया था। ध्रुव ने विकी के डर को समझते हुए कहा, अरे भाई हम क्यों फंसेंगे? हमने थोड़ी ना मारा है किसी को। तू परेशान मत हो। जब कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या बात है? हो ना हो इस गांव में कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। विकी तुरंत बोला, पहले गांव वाले बोल रहे थे हमने किसी बंजारन को आजाद कर दिया। अब गांव में किसी की हत्या हो गई है तो भी हम ही को बुलाया जा रहा है। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। भाई गलती कर दी इस गांव में आकर। ध्रुव ने विकी के कंधे पर हाथ रखते हुए हिम्मत रखने को कहा और बातें करते हुए ये लोग कुएं के पास पहुंच गए, जहां अनन्या और जुल्मी आगे खड़े थे और कुएं के पास बिंदिया की लाश पड़ी थी और रघु अपनी बेटी के साथ वहीं बैठा बिलख रहा था। और जैसे ही रघु की नजर इन लोगों पर पड़ी, गुस्से से दहाड़ता हुआ ध्रुव और विकी पर झपटता हुआ बोला, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी बिंदिया की मौत हुई है। वो बंजारन नहीं बल्कि तुम लोग हो मेरी बीवी के कातिल। बचोगे नहीं तुम मेरे हाथों से। सुमेर ने जब देखा रघु आपे से बाहर हो गया है तो वो अपने आदमियों से बोला, रघु और उसकी बिटिया को ले जाओ। इन दोनों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस भी बस आती ही होगी। सुमेर के लोग रघु को ले गए और गांव की कुछ औरतें उसकी बेटी को संभालते हुए अपने साथ ले गई। रघु और उसकी बेटी के जाने के बाद सुमेर और पुजारी जी दोनों गुस्से भरी नजर से ध्रुव और उसके दोस्तों को घूरने लगे। पुजारी जी ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ये सब अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास और बेवकूफी में किसी की जान चली गई? एक बार के लिए तो ध्रुव को बुरा जरूर लगा और उसे अफसोस भी था कि किसी की जान चली गई थी, लेकिन वो ये किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था कि इसके पीछे उसका हाथ था। उसे यही लग रहा था कि ये सब किसी इंसान की साजिश है। इसलिए वो बिंदिया की लाश की तरफ देखता हुआ सुमेर से बोला, मुझे अफसोस है इस औरत की मौत का, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इन सब की वजह हम हैं, तो आप गलत हैं। बजाय हमें बार बार इन सब में घसीटने के, अगर आप उस इंसान को ढूंढें जो ये सारी प्लानिंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों की परेशानी बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और सुमेर यार, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको समझाना चाहिए कि ये हत्या है। सुमेर को ध्रुव का ये अकड़ू नेचर अंदर तक सुलगा रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करता हुआ बोला, बिल्कुल सही कहा ध्रुव तुमने। मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि देखा जाए तो आज से पहले हमारे गांव में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। जब से तुम लोग आए हो तब से ये सब हो रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि कहीं इन सब के पीछे जो प्लानिंग और साजिश है, कहीं वो तुम्हारी ही तो नहीं है। ध्रुव हैरानी से बोला, सुमेर जी, आप गलत दिशा में अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। अरे सोचिए, हमें ये सब करके क्या मिलेगा? इसलिए उस आदमी को ढूंढिए जो हमारी आड़ में अपना मकसद पूरा करने में लगा हुआ है। सुमेर ने पलटकर जवाब दिया, किसे ढूंढना है और किसकी छानबीन करनी है ये सब पुलिस पर छोड़ दो। पुलिस आ रही है और जब पुलिस आती है तभी सच बाहर आता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पुलिस की नजरों से गलती से बच भी गए तो मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। सुमेर के इतना कहते ही ध्रुव या विक्की के कुछ बोलने से पहले अनन्या सुमेर के सामने आ गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखिए मिस्टर, आपका जो भी नाम है, हम अगर कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा बोलते जाएंगे। ध्रुव ने कहा ना, इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम यहाँ सिर्फ इंसानियत के नाते आए हैं क्योंकि ये विक्की का गांव है, इसलिए हम इसे अपना गांव समझ रहे हैं। और ये हमारे लिए भी दुख की बात है कि हमारे बीच से कोई मर गया है, लेकिन अगर इन सबको आप हमसे जोड़कर देख रहे हैं तो आप गलत हैं। छलावा इन सब बातों की गहराई को समझ रहा था और वो सुमेर के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, मालिक, इन लोगों की बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ जाने अनजाने में हमसे क्या भूल हुई है, लेकिन ये भी सच है मालिक कि हमने जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि हमारे गांव की मुसीबतें वापस लौट आए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस गांव के सदस्य होने के नाते मुझे मौका दीजिए कि मैं और मेरे दोस्त ये सब जो हो रहा है उसे रोकने में आपकी मदद कर सके। छलावा की बात पर सुमेर एक तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम कौन सी गलती की बात कर रहे हो छलावा? तुम ही इन्हें इस गांव में लेकर आए हो और तुमने सब जानते हुए इन्हें वो सब करने दिया जिस पर गांव वालों का विश्वास है। और इसका मतलब तो साफ है, तुमने गांव वालों का विश्वास तोड़ा है। और इस बीच ये बिंदिया की मौत,
कौन जिम्मेदार है इन सब का बोलो? और तुम उनकी गलती पर पर्दा डाल रहे हो और ये हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हो। सुमेर की बात पर छलावा ने अपनी नजरें झुका ली। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था और गांव वाले अपने सरपंच सुमेर की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ध्रुव ने जवाब देते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप लोगों के बीच में से ही कोई है जो कल रात उस कुएं के पास गया था? ध्रुव की ये बात सुन सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आखिर कौन है जो रात में वहां गया था। सरपंच सुमेर ने कहा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। पुजारी जी से बातों पर ध्रुव तीखे लहजे में बोला, आप तो बस खामोशी रहिए। आपको क्या लगता है हम नहीं जानते कि आप कितने पानी में हैं? अरे आप लोग बार बार हमें तो ये न सीख देते हैं कि वो कुआं और वो खंडहर श्रापित है, वहां नहीं जाना है, वहां जाने से मुसीबत आ जाएगी। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि पिछली रात आप क्या कर रहे थे? लालटेन लेकर इस कुएं के पास क्या करने आए थे आप? पुजारी जी गुस्से में बोले, चुप हो जाओ लड़के, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। पुजारी जी ने जब देखा ध्रुव उनके ऊपर आरोप लगा रहा है तो वो अपने आपे से बाहर हो गए और बोले, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, जिस बारे में जानकारी नहीं है उस बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि कल की रात मैं वहां क्या कर रहा था? अगर नहीं तो खामोश रहो। ध्रुव ने फिर से बड़े आत्मविश्वास के साथ सवाल किया, तो आप ही बता दीजिए आप वहां क्या कर रहे थे। सुमेर तुरंत बीच में बोला, सवाल ये नहीं कि पुजारी जी वहां क्या कर रहे थे, सवाल ये है कि तुमने इन्हें देखा, इसका मतलब तुम भी वहीं थे। बताओ तुम वहां क्या कर रहे थे? सुमेर के सवाल पर ध्रुव कुछ नहीं बोल पाया। उसने सोचा भी नहीं था कि अगर वो पुजारी जी के बारे में बताएगा तो वो भी पकड़ा जा सकता है। अनन्या ने ध्रुव का बचाव करते हुए कहा, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए ध्रुव और ये लोग दवाइयां लेने गए थे, और जिस तरह से आप लोग हम पर हर चीज का इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग इस गांव में रहें, तो हम अभी और इसी वक्त इस गांव से जाएंगे। अभी ये लोग आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगा ही रहे थे, इतने में पीछे से एक जोर से आवाज आई, रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। पुलिस की जीप से उतरते एक इंस्पेक्टर ने कहा, जिसकी उम्र कोई 34-35 साल रही होगी, दिखने में लंबा, तगड़ा और रौबदार मूछें। उसकी वर्दी पर उसका नाम लिखा था, इंस्पेक्टर विवेक रावत। इंस्पेक्टर विवेक के साथ उसके 2 हवलदार मक्का और मूर्ति भी थे। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप से उतरते ही एक नजर पूरे गांव की भीड़ पर डाली और भीड़ ने तुरंत उसके लिए रास्ता दे दिया और वो सबके बीच में आकर बोला, तो मैंने सुना कोई गांव छोड़कर जाने की बात कर रहा था। देखिए, अब ये मामला पुलिस का है तो कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं इजाजत ना दूं। इंस्पेक्टर ने बिंदिया की लाश की तरफ देखते हुए हवलदार से कहा, वो रही डेड बॉडी, सबको दूर करो और तुम लोग उसके आसपास छानबीन करो, तब तक मैं इन सब से बात करता हूँ। इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अनुसार उसके हवलदार लाश के आसपास छानबीन करने चले गए और इंस्पेक्टर विवेक, ध्रुव और विकी लोगों की तरफ देखकर सुमेर से बोला, हाँ तो मिस्टर सुमेर, आपने हमें कॉल करके बुलाया था। सुमेर अपने दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, मैंने ही आपको बुलाया था। इंस्पेक्टर विवेक ने ध्रुव और उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने देखा आप लोग आपस में किसी बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ ये लोग कौन हैं और आप लोग किस बात पर बहस कर रहे थे? सुमेर ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ध्रुव है और ये उनके दोस्त विकी और अनन्या। विकी हमारे ही गांव का है, इसके पिताजी हमारे गांव के थे, लेकिन उनकी मौत के बाद विकी की माँ इसे लेकर यहाँ से चली गई। विकी का जन्म, पालन पोषण सब शहर में हुआ है और ये पहली बार अपने दोस्तों को लेकर हमारे गांव घूमने आया था। और जैसा कि आप जानते हैं गांव का इतिहास क्या रहा है और यहाँ की मान्यताएं क्या है। इन लोगों ने यहाँ आकर हमारी मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ किया है और वो बंजारन आजाद हो गई इनकी वजह से, इसलिए अब ये बिंदिया की लाश मिली है इस कुएं के पास। सुमेर की बात पर 2 सेकंड के लिए तो इंस्पेक्टर विवेक मुंह खोले हुए सुमेर को देखता रहा, फिर हंसता हुआ बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, जहाँ तक आपके बारे में आसपास के क्षेत्र में चर्चा है, आप तो शहर से पढ़ लिख कर लौटे हैं और आप बंजारन की बातें करते हैं। देखिए, किससे कहानी तक अच्छा है, लेकिन कानून तो कानून है, पहले ही बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर की बात पर सुमेर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल आप कानूनी कार्रवाई करिए और हम तो कानून और गांव के अपने लोगों दोनों के साथ हैं। खैर सुमेर बाबू, इस मौत की वजह क्या है ये सब तो हम छानबीन कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जरा गांव वालों से पूछताछ कर लूं। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करने लगा।
तब तक उसके हवलदार लाश का मुआयना करके आ चुके थे। इंस्पेक्टर विवेक ने पूछा, मक्का क्या हुआ, कुछ मालूम चला क्या मामला है? देख तो पूरा शरीर काला पड़ गया है, लगता है किसी ने बहुत तगड़ा जहर दिया है। अरे ससुरा, किसी ने इसका नाखून भी निकाल लिया है। ये क्या बवाल है मक्का? उसके हवलदार इनकार करते हुए बोले, पता नहीं साहब, नाखून क्यों निकले? और साहब, जहर में शरीर नीला पड़ता है, ये तो काला, और शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं है जिससे लगे कि नाखून निकालते समय या मारते समय हाथापाई हुई हो। ना गले पर कोई निशान है जिससे लगे कि गला दबाया हुआ है। शरीर पर एक बूंद पानी का निशान है, ना कपड़े गीले हैं जिससे लगे कि पानी में डूबने से मौत हुई है। मामला तगड़ा है साहब। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरानी से बोला, अबे तो क्या किसी ने इस औरत को बिना छुए ही मार दिया? गजब बात कर रहे हो मक्का। और फिर खुद इंस्पेक्टर विवेक कुएं के आसपास के पूरे जगह के कोने कोने की छानबीन कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके हवलदार को बेशक कुछ न मिला हो, लेकिन उसकी पैनी नजर से एक छोटा सबूत भी नहीं छूटेगा। दूसरी तरफ ध्रुव, विकी और अनन्या इंस्पेक्टर की तहकीकात पूरी होने की राह देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब इस गांव से जाने का फैसला कर लिया था। जुल्मी कांपती आवाज में धीरे से ध्रुव के कान में बोला, अगर इंस्पेक्टर जी को पता चल गया कि कल आधी रात को आप और हम लोग यहाँ सैर सपाटे पर आए थे, वो भी आधी रात को, और आप लोगों को लाने वाले हम थे, तो अम्मा कसम, हमारी अम्मा इतनी लाठी लगाएंगी हमें कि हम कहीं बैठने लायक नहीं बचेंगे। ध्रुव जुल्मी को गुस्से में घूरते हुए बोला, एक काम कर, जा तू इंस्पेक्टर की मदद कर दे और बता दे सब। जा 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 ना। विकी ने तुरंत कहा, यार देख, जुल्मी की बात तो सही है, अगर गलती से भी इन लोगों को भनक लगी ना हमारे यहाँ आने की, तो फिर हमारी खैर नहीं। अनन्या जो इन लोगों की बात सुन रही थी, आहिस्ता से बोली, चुपचाप रहो तुम सब, यहाँ सबकी नजर हमारे ऊपर है और तुम लोग आपस में ही लगे पड़े हो। जुल्मी ने जैसे ही अनन्या की बात सुनी, हाँ गौरी जी, एकदम सही बोली आप, कितनी स्मार्ट हैं आप। इतना कहकर जुल्मी शर्माते हुए अनन्या को देखने लगा और अनन्या मुंह बनाकर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। सुमेर ने जब देखा काफी देर से इंस्पेक्टर छानबीन कर रहे हैं, तो वो उनके पास जाकर बोला, रहने दीजिए रावत साहब, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं इस मौत के पीछे वैसी कोई वजह नहीं। हमने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सूचित किया है, लेकिन इस गुनाह के मुजरिम को आप नहीं पकड़ पाएंगे। सुमेर की बात सुनकर इंस्पेक्टर विवेक मुस्कुराता हुआ बोला, रुकिए जरा। और इतना कहते कहते इंस्पेक्टर चुप हो गया और अचानक कुएं के एक किनारे बढ़ गया और वहां जाकर पत्तों के नीचे से कोई चीज निकाली, जो कि एक छोटा लाल रंग का प्लास्टिक जैसा था, जिसे देखकर सुमेर भी हैरान था, लेकिन वो चुप था। इंस्पेक्टर विवेक ने उसे रुमाल से पकड़कर उठाया और बोला, ये देखिए, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं ठाकुर साहब, नजर भी बहुत तेज है। ये देखिए, ये है एक पेन ड्राइव, लाल और काले रंग की। और फिर इंस्पेक्टर विवेक गांव की भीड़ के सामने आकर बोला, मुझे आप लोगों को ये बताते हुए तसल्ली मिल रही है कि मैं बहुत जल्द उस कातिल को आपके सामने ले आऊंगा जिसने इस औरत की जान ली है, क्योंकि मुझे उसके खिलाफ एक सबूत मिल चुका है। इतना सुनते ही सब गांव वाले आपस में खुसर फुसर करने लगे और काफी देर से चुप पुजारी जी एकदम से बोले, ये आप क्या कह रहे हैं, कैसा सबूत? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर वो पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा, ये देखिए, ये है वो सबूत। इसका मतलब साफ है, कल रात यहाँ कोई आया था जिसकी पेन ड्राइव यहीं छूट गई। इधर सब बातों में लगे थे और ध्रुव, विकी और अनन्या तीनों बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जुल्मी के होश उड़े हुए थे।